ह्यूमन ब्लड के बारे में, मानव रक्त के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कोई भी व्यक्ति है, अगर वो जीवित है, वयस्क है, तो उसमें 100% ब्लड है। उस 100% ब्लड में से पूरे ब्लड दो भागों में बांटा जाता है जनरली। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा क्या होता है, रुधिराणु। इसको बोलते हैं ब्लड कार्पल्स। देखिए एक पार्ट है हमारा प्लाज्मा, इसी के बारे में सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग ब्लड कार्पल्स के बारे में देखेंगे। देखिए ब्लड कार्पल्स जो है ये भी 3 भागों में होता है। ये आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स। ये तीनों मिल करके लगभग 40 से 45% ब्लड का हिस्सा बनाते हैं। और प्लाज्मा जो होता है वो अकेले पूरे ब्लड का कितना परसेंट होता है भाई, तो ये 55 से 60%। कहीं कहीं बुक में 55 दिया रहेगा, कहीं कहीं 60 दिया रहेगा। आप ऐसे याद रखेंगे 55 से 60% तक पूरे ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या होता है, देखिए प्लाज्मा कहने का मतलब ये कि पतला, ब्लड का जो पतला हिस्सा होता है ना, जो एकदम लिक्विड पार्ट, मतलब सबसे ज़्यादा जो लिक्विड पार्ट है वो कौन सा होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा थोड़ा सा पीले कलर का होता है, तो ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ये थोड़ा सा हार्ड पार्ट होता है, हार्ड पार्ट बोल सकते हैं, और ये सॉफ्ट पार्ट होता है। देखिए अब इस पूरे प्लाज्मा में प्लाज्मा भी तो अपने आप में 100% होगा। अगर ये 55 से 60% है तो मान लीजिए इतना होगा ब्लड का, तो ब्लड का अपने आप में कितना परसेंट है, तो ये 100% है। इसका 90% भाग जल होता है। ये जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कहीं कहीं 91 दिया रहता है, 91%, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्लाज्मा का 90% भाग क्या होता है, जल होता है। अब एक दो बात पहले समझ लेते हैं। देखिए जो रक्त है, रक्त क्या है, ब्लड क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है भाई, क्षारीय। ब्लड क्षारीय होता है क्योंकि जो ब्लड का पीएच मान होता है ना, ब्लड का पीएच मान वो कितना होता है, 7.4 होता है। ऐसे 7.4 से ज़्यादा भी होता है, 8 तक चला जाता है, लेकिन जनरली देखेंगे आप तो 7.4 ही होता है। तो रक्त एक क्षारीय है, और क्षारीय इसका पीएच मान, क्षार किसको बोलते हैं, जो आप देखेंगे कि 7 से जो ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है, और 7 से जो कम होता है वो अम्लीय होता है। लेकिन जो 7 पे होता है वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, उदासीन बोलते हैं उसे। अब देखिए यहाँ पर रक्त जो है वो क्षारीय है और इसका पीएच मान कितना है, 7.4 होता है। रक्त एक संयोजी ऊतक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त एक संयोजी ऊतक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, संयोजी ऊतक। अच्छा, संयोजी ऊतक बोलते किसे हैं? देखिए ऊतक मैंने आप लोगों को बताया था ऊतक टिश्यू वाले लेक्चर में। देखिए संयोजी ऊतक क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। देखिए कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है कि पूरे मतलब शरीर को कनेक्ट करता है, पूरे शरीर को जोड़ करके रखता है। तो ब्लड भी क्या है, ब्लड भी हमारे पूरे शरीर को जोड़ करके रखता है। तो एक बात याद रखिएगा कि पूरे हमारे शरीर में सबसे बड़ा अगर कोई ऊतक है, सबसे बड़ा शरीर का कोई ऊतक है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब संयोजी ऊतक है। यानी कि ब्लड आप बोल सकते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऊतक हैं, बहुत सारे ऊतक के प्रकार हैं, जिसमें से एक कनेक्टिव टिश्यू भी है, एक संयोजी ऊतक भी है। तो संयोजी ऊतक ब्लड को कहा जाता है, और ये हमारे ऊतकों में सबसे बड़ा होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, शरीर का सबसे बड़ा ऊतक है। अच्छा, ब्लड जो होता है, ब्लड आप देखेंगे तो जैसे आप बोल सकते हैं 5 से 6 लीटर तक होता है, 5 से 6 लीटर तक होता है। लेकिन अगर यही महिलाओं में देखेंगे, वयस्क पुरुष का मैं बात कर रहा हूँ, 5 से 6 लीटर उनमें ब्लड होता है। लेकिन अगर महिलाओं में देखेंगे तो महिलाओं में हाफ लीटर, लगभग हाफ लीटर, आधा लीटर कम होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, लगभग 5 से 6 तक होता है, 5.5 भी देता है कहीं कहीं कि 5.5 होता है पुरुषों में और 5 लीटर महिलाओं में, लगभग ऐसे दिया जाता है। तो ये सब लगभग में ही आता है, ध्यान रखिएगा। रक्त जो होता है 5.5 से 6 तक होता है वयस्क मनुष्य में, इतना लीटर, और इसमें आधा लीटर जो कम होता है वो महिलाओं में होता है। महिलाओं में कम होने का कारण क्या है, देखिए मेन होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन मुख्य होता है उसमें, ये ध्यान रखना है। हीमोग्लोबिन अगर जिसमें कम रहेगा तो उसमें ब्लड की मात्रा भी कम रहेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हीमोग्लोबिन देखा जाए तो पुरुषों में ज़्यादा होता है। पुरुषों में आप देखेंगे तो 15 होता है, 15 ग्राम होता है। और महिलाओं में कितना होता है, महिलाओं में 14 ग्राम होता है।
तो ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसके चलते पूरे ब्लड में आधा लीटर ब्लड कम हो जाता है। तो ऐसे 15 ग्राम 14 ग्राम ये सब ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं 14-13 भी देता है। अगर आप देखेंगे एग्जैक्ट तो वो 14 ही देता है, मतलब दोनों को मिला करके। तो पुरुषों में 15 ग्राम होता है और महिलाओं में कितना होता है, 14 ग्राम होता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक दो पॉइंट को और देख लेते हैं। देखिए अब ये तो ब्लड के बारे में कुछ बातों को जान लिए हम लोग। अब ये जो प्लाज्मा और ये रुधिराणु दोनों पार्ट हैं, दोनों पार्ट मिलाकर के ब्लड बनाते हैं। ये 55 से 60% होता है। ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि प्लाज्मा पूरे ब्लड का कितना परसेंट होता है भाई, तो प्लाज्मा पूरे ब्लड का 55 से 60% होता है। और आप देखेंगे तो प्लाज्मा का कितना परसेंट भाग जल होता है, तो 90% भाग जल होता है। प्लाज्मा का कितना परसेंट भाग, 90% भाग। 7% आप देखेंगे एल्बुमिन होता है, और भी बहुत सारे पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। तो एल्बुमिन के बारे में कभी कोई पूछा जाता है तो 7% एल्बुमिन होता है। प्रोटीन भी इसमें पाया जाता है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। लेकिन ज़्यादातर जल के बारे में ही पूछा जाता है कि कितना परसेंट जल पाया जाता है, तो 90%। अब देखिए अब इसका कार्य क्या है, प्लाज्मा हमारे शरीर में क्या करता है, प्लाज्मा का मुख्य कार्य हमारे शरीर में क्या है। प्लाज्मा का मुख्य कार्य है कि पचे हुए भोजन और हार्मोन का संवहन करना। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है, तो ये है पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन करना। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन करना इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। पचे हुए भोजन और हार्मोन का संवहन करना किसका काम है भाई, ये प्लाज्मा का काम है। अब देखिए अब क्या होता है कि प्लाज्मा में कुछ ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं, आप देखेंगे जिसका नाम है थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ऐसे करके कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। तो देखिए इसमें प्लाज्मा में 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रोटीन है। एक है प्रोथ्रोम्बिन, एक प्रोथ्रोम्बिन है, और एक होता है थ्रोम्बिन। अब इसे अगर निकाल दिया जाए, प्लाज्मा से इसे निकाल दिया जाए, तो प्लाज्मा और भी ज़्यादा पतला हो जाता है। आप देखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड जो होता है वो किसके चलते पतला होता है, और ऐसे भी पूछा जाता है कि ब्लड जो होता है वो किसके चलते गाढ़ा होता है, तो ये सब बातें भी पूछी जाती है। तो आप जानते होंगे कि हिपैरिन नाम का जो प्रोटीन होता है उसके चलते ब्लड नहीं जमता है, लेकिन थ्रोम्बिन नाम का जो प्रोटीन होता है, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन, इसके चलते एक मुख्य रूप से होता है थ्रोम्बिन नाम का जो प्रोटीन होता है, इसके चलते ब्लड क्या होता है, ब्लड गाढ़ा होता है, मतलब थाका जमता है ब्लड का। तो ये जो प्लाज्मा है ये थोड़ा सा गाढ़ा टाइप का रहता है, ये थ्रोम्बिन के चलते। अगर इस प्रोटीन को निकाल लिया जाए, इस पूरे प्लाज्मा से इस थ्रोम्बिन को निकाल दिया जाए, तो इसे सीरम कहा जाता है। शेष भाग को, जो शेष बच जाता है, शेष भाग को क्या कहेंगे, सीरम कहा जाता है। मतलब कहने का साफ साफ है कि देखिए इस पूरे प्लाज्मा में थ्रोम्बिन भी है, और इस थ्रोम्बिन को निकाल लिया जाए प्लाज्मा में से, तो जो शेष बच जाता है ना प्लाज्मा, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको सीरम कहा जाता है। तो सीरम इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर प्लाज्मा में से थ्रोम्बिन प्रोटीन को निकाल लिया जाए तो शेष भाग को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। सीरम आप देखेंगे कि एक पतला पीले कलर का हो जाता है, मतलब ऐसे ये प्लाज्मा पीले कलर का ही होता है, तो पीले कलर का आप देखेंगे कि सीरम होता है, तो इसे ध्यान में रखना है। अब देखिए अब आगे के कुछ पॉइंट को समझते हैं, इधर चलते हैं। देखिए ये है ब्लड कार्पसल्स। अब इसमें देखिए ब्लड कार्पसल्स होता है तीन भाग में बटा हुआ है, ये 3 टाइप का होता है। एक है आरबीसी, एक है डब्ल्यूबीसी और एक है प्लेटलेट्स। हिंदी में इसे बोलते हैं लाल रक्त कण, और इसे क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कण, और इसे बोलते हैं बिंबाणु। मतलब आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पसल्स, और ये होता है व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और ये होता है बिंबाणु। तो इसे ध्यान रखना है। अब देखिए आरबीसी क्या है, लाल रक्त कण ही तो है। आरबीसी क्या होता है, लाल रक्त कण। एक बात याद रखिएगा कि जितने भी तत्व हैं
जो भी तत्व पाए जाते हैं वो इसी तरफ के ब्लड में पाए जाते हैं। मतलब आयरन, जैसे आप देखेंगे आयरन हो गया, ये सब कैल्शियम जो भी है ये सब पाए जाते हैं इधर इस तरफ वाले क्षेत्र में, मतलब ब्लड कार्पल्स में पाए जाते हैं। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इनमें पाया जाता है, तो इसे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमारे शरीर में एक बात याद रखिएगा कि हमारे शरीर में जो ब्लड है वो बहुत ही तेजी से घूमता है। मतलब कहने का ये है कि हमारे शरीर में ब्लड का परिसंचरण होता है। पहले इस बात को समझते हैं कि ब्लड यहाँ से आता है फिर यहाँ से रिटर्न होता है। मतलब कहने का ये है कि 180 के 120 के स्पीड से जाता है और 180 के स्पीड से रिटर्न होता है। तो ये इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। और रक्त परिसंचरण के नाम से जाना जाता है। रक्त परिसंचरण मतलब ब्लड का हमारे शरीर में घूमते रहना। हमारे शरीर में ब्लड घूमते रहता है, इसीलिए हमारे शरीर का टेम्परेचर आप देखेंगे कि 37 डिग्री तक रहता है। मतलब कहने का है कि 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का तापमान होता है। इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारे जो शरीर के अंदर ब्लड का जो स्पीड है वो क्या होता है कि एक ही स्पीड से घूमते रहता है, जिसके चलते 37 डिग्री होता है। वहीं कभी तबीयत खराब हो जाती है तो ब्लड के स्पीड में मतलब उतार चढ़ाव हो जाता है, या तो वो ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो कम हो जाएगा। अगर ब्लड का स्पीड ज़्यादा हो गया तो आपके शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। अगर ब्लड का स्पीड कम हो गया आपके शरीर में तो आपके शरीर में टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठंडा पड़ने लगेगा शरीर। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लड का जो स्पीड है वो तो फिक्स होता है 120/80, जिसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बोलते हैं। तो 120/80 जो होता है वो ब्लड प्रेशर होता है। तो इसे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब ये जो ब्लड प्रेशर है इनको ध्यान रखना है। तो ये रक्त परिसंचरण जो चारों तरफ ब्लड घूमता है ना, एक बार पूरे शरीर में ब्लड को घूमने पर 23 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 23 सेकंड का। मतलब कहने का है कि एक बार ब्लड चक्कर लगा लेता है तो उसे कितना लगता है? 23 सेकंड का समय लगता है। अब देखिए यहाँ पर रक्त परिसंचरण की खोज कभी कभी पूछ दिया जाता है कि रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था, तो इसको देख लीजिए। रक्त परिसंचरण ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये किए थे विलियम हार्वे। कौन किए थे भाई? विलियम हार्वे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब समझते हैं इनके बारे में, इन सब के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए इनका नाम भी अलग अलग होता है। मतलब कहने का है कि टेक्निकल नाम भी इन लोगों का है। जैसे आरबीसी का पूछा जाता है कि आरबीसी को और किस नाम से जानते हैं, तो बारी बारी से इन सब के बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं। ब्लड कैप्सूल्स के बारे में, आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। एक बात याद रखिएगा कि देखिए जो हमारा शरीर का ब्लड है ना, जो ब्लड है वो इन सब से तो मिलकर बना है, लेकिन इन सब में अलग अलग कार्य को देख करके, मतलब कहने का है कि अलग अलग इनका जो काम है, कार्य है, उनके हिसाब से हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। पूरे ब्लड को आप एक ही में कैसे पढ़ लेंगे? मतलब कहने का है कि उनके अलग अलग भागों को पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आरबीसी को पढ़ते हैं। देखिए आरबीसी बारी बारी से सबको समझ लेते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं। देखिए आरबीसी का मतलब क्या होता है? रेड ब्लड कार्पल्स। डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या होता है? व्हाइट ब्लड कार्पल्स। और प्लेटलेट्स का मतलब, प्लेटलेट्स ही होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं लाल रक्तकण, इसे हिंदी में बोलते हैं श्वेत रक्तकण, और इसे बोलते हैं हिंदी में बीमाणु। इतनी बातें समझ गए? अब देखिए सबको हम लोग आराम आराम से समझेंगे। देखिए पहला तो इसका टेक्निकल जो नाम है उसको याद रखिएगा कि आखिर आरबीसी को किस नाम से जानते हैं। तो आरबीसी को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। आरबीसी को क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है भाई? 120 दिन का होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 120 दिन के बाद ये ब्लड खराब हो जाता है हमारा, फिर से नया ब्लड उत्पन्न होता है। आप जानते होंगे कि आरबीसी जो होता है वो अस्थिमज्जा में बनता है। कहाँ? रेड बोन मैरो में बनता है। रेड बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है? हड्डी के अंदर आप देखेंगे कि हड्डी के अंदर में कुछ चीज़ें पाई जाती है, वही तो है हड्डी। अगर देखते होंगे आप तो हड्डी के अंदर में जो चीज़ें हैं ना, वही हमारा क्या है? बोन मैरो है। तो वहीं से ब्लड का निर्माण होता है और इसका 120 दिन का होता है। अब देखिए आकार कैसा होता है इसका? आकार गोलाकार होता है। गोलाकार आकार का होता है। कौन होता है भाई? आरबीसी। आरबीसी का आकार है अंडाकार, थोड़ा सा धंसा हुआ, तो ये गोलाकार होता है।
इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। लेकिन 2 जानवरों को छोड़ करके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो इसमें 2 जानवरों का नाम याद रखिएगा, ऊंट और लामा, ऊंट और लामा। तो इन दोनों को इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्रक नहीं पाया जाता है, यही कारण है कि आप आरबीसी से डीएनए का जांच नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि केंद्रक के अंदर ही होता है क्या, डीएनए होता है, केंद्रक के अंदर डीएनए होता है। तो आप इस ब्लड से कभी भी डीएनए जांच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिसमें केंद्रक पाया जाएगा उसी से डीएनए का जांच कर सकते हैं आप। उसके बाद देखिए, ये इसका जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा बोलते हैं बोन मैरो को, किसको बोलते हैं, बोन मैरो। तो बोन मैरो में होता है, मतलब रेड बोन मैरो में, लाल अस्थि मज्जा बोलते हैं इसे। तो इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन ये वयस्क मनुष्य का होता है, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग का ब्लड कहाँ बनेगा, अस्थि मज्जा में बनेगा, बोन मैरो में। लेकिन जो भ्रूण होता है, भ्रूण जो होता है, एम्ब्रॉय जिसको बोलते हैं, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है, जो बच्चा पेट में है अभी, तो उसका जो ब्लड है वो कहाँ बनता है। तो देखिए, भ्रूण वाला जो होता है ना वो लीवर में बन जाता है, यकृत में बनता है। तो ये जरूर याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कि भ्रूण में जब बच्चा रहता है तो उसका ब्लड कहाँ बनता है। तो उस समय तो हड्डी उसका हुआ नहीं रहता है, उस बच्चे का हड्डी की उसके बोन मैरो में बनेगा, उसका कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि पलीहा में भी बन जाता है, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी पलीहा में भी बनता है, जहाँ पर ब्लड हमारा मरता है हम लोग का, वहाँ पर भ्रूण में पैदा भी हो जाता है ब्लड। अब देखिए, अब आरबीसी का जो कब्रगाह होता है, आरबीसी का कब्र कहने का मतलब कि सारा ब्लड जो है वो जा करके मर जाता है। कहाँ पर मरेगा, तो वो कब्रगाह पलीहा में। कहाँ मरेगा, पलीहा। तो आरबीसी का कब्रगाह किसे बोलते हैं, पलीहा को। पलीहा को बोलते हैं स्प्लीन। क्या बोलते हैं, स्प्लीन कहा जाता है, स्प्लीन इंग्लिश में कहा जाता है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि कब्रगाह किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं किसको, पलीहा को बोलते हैं। यहाँ पर जा करके आरबीसी मर जाता है 120 दिन में। और उसके बाद ब्लड बैंक जो होता है ना, जैसे हमारे पूरे शरीर में इतना ब्लड है, तो ये स्टोरेज कहाँ रहता है, ये कहाँ पे रहता है, तो ये हमारे बाएं तरफ पाया जाता है। ब्लड जो पलीहा होता है यहीं, तो पलीहा में स्टोर रहता है। तो पलीहा को ब्लड बैंक कहते हैं और कब्रगाह भी कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि ब्लड बैंक कहलाता है पलीहा और कब्रगाह भी कहलाता है। मतलब वहाँ पे ब्लड मरेगा भी और वहाँ पे जमा भी रहेगा। तो इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। कब्रगाह या ब्लड बैंक किसे कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं, पलीहा को। देखिएगा, मलेरिया जब होता है, जिस किसी व्यक्ति को मलेरिया होता है तो ये पूरा पलीहा प्रभावित हो जाता है। और पूरा पलीहा अगर प्रभावित हो जाता है तो दिक्कत में आ जाता है रोगी। तो इसे ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो ब्लड होता है ये हमारे शरीर में चारों तरफ घूमता है, आप जानते हैं। रक्त परिसंचरण करता है, मतलब कहने का ये है कि हमारे पूरे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री होता है। क्यों होता है 37 डिग्री? 37 डिग्री इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर है ना वो फिक्स है कि 120-80 ऐसे। अगर उसमें क्या है ना कि 120 के स्पीड से जाता है तो रिटर्न होता है 80 के स्पीड से। इसीलिए शरीर का टेम्परेचर क्या होता है, वो एक समान बना रहता है, 37 डिग्री या 98.6 फ़ारेनहाइट। अब देखिए, ये क्या होता है कि अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाने से टेम्परेचर शरीर का बढ़ जाता है, तो और भी तेज बुखार आ जाती है। और अगर कम हो गया तो शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो वही है, ब्लड रक्त परिसंचरण का खोज, ब्लड सर्कुलेशन का खोज किसने किया था, तो वो किया था विलियम हार्वे। याद रखिएगा, रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था, विलियम हार्वे। तो कब्रगाह या ब्लड बैंक किसे कहते हैं, पलीहा को। लाल रंग जो होता है ना ब्लड का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। देखिए, हीमो जो है ना एक रंजक है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। मतलब हीम नाम का एक रंजक होता है और ग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है। ये लगभग हीम जो होता है ये 4% ही होता है और ग्लोबिन 96% होता है। मतलब ये 96% होता है, ये हीम 4% होता है। तो हीम और ग्लोबिन मिल करके हीमोग्लोबिन बनता है। तो लाल रंग हीमोग्लोबिन ही बनाता है, शरीर का हीमोग्लोबिन, इसीलिए इसका रंग लाल होता है, नहीं तो इसका भी कोई रंग नहीं होता। तो ब्लड का जो रंग है वो लाल होने का कारण क्या है, हीमोग्लोबिन, जिसमें हीम जो है ना यही कलर देता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, इसमें इसी हीम में आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। तो यही कारण है कि पूछा जाता है कभी कभी कि आयरन की अगर कमी हो जाती है तो क्या होता है, तो वही एनीमिया हो जाती है। तो आयरन इसमें पाया जाता है। अब देखिए, इसकी जो संख्या होती है ना ये आरबीसी की, ये 50 लाख होती है। पूरे ब्लड में सबसे ज़्यादा संख्या इसी की है। मतलब कहने का ये है कि पूरे ब्लड में नहीं, आप देखेंगे कि रुधिराणु जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये तीनों रुधिराणु के पार्ट्स हैं, कार्पसल्स के पार्ट हैं।
तो ये कार्पल्स जो होते हैं, उस कार्पल्स में इन तीनों में से सबसे ज़्यादा संख्या किसका है? आरबीसी का है। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखिएगा कि सबसे ज़्यादा संख्या किसका है भाई? तो ये किसका है? आरबीसी का है। 50 लाख तक कण पाए जाते हैं और महिलाओं में 45 लाख पाए जाते हैं। ये एक mm का एक क्यूब लीजिएगा, उसमें अगर ब्लड को निकालते हैं तो उसमें 50 लाख कण पाए जाएंगे और महिलाओं में 45 लाख, जिसके चलते आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो आधा लीटर बाद में कम हो जाता है। वयस्क मनुष्य में जो हीमोग्लोबिन होता है वो कितने ग्राम का होता है? 15 ग्राम होता है। कितना होता है? 15 ग्राम। और ये महिलाओं में देखेंगे आप तो 14 ग्राम होता है। तो यही आप देखेंगे कि वयस्क मनुष्य में आप देखेंगे कि 15 ग्राम क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है और महिलाओं में कितना होता है? 14 ग्राम होता है। तो थोड़ा सा कम होता है। हीमोग्लोबिन के कम पाए जाने के कारण ही क्या होता है? महिलाओं में ब्लड की थोड़ी सी कमी होती है, मतलब कम पाया जाता है पुरुषों की तुलना में। अब देखिए इसका कार्य क्या होता है? आरबीसी जो है, आरबीसी का कार्य क्या होता है? आरबीसी का काम होता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन जैसे ही इंटर किया, ऑक्सीजन क्या पूरा हवा इंटर किया, हवा से ऑक्सीजन निकला और ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन क्या करता है कि पूरे शरीर के अन्य भागों में पहुंचाता है। तो हमारे शरीर के अन्य भागों में हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का काम करता है। तो मतलब कहने का है कि ये एक परिवहन के रूप में काम करता है। देख लीजिए आप यहाँ पर कि ऑक्सीजन को ले जा रहा है शरीर के अन्य भागों में और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को ला रहा है। तो इसका काम यही है, ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जाता है। अब जैसे ही हम ऊंचाई पर जाते हैं ना, जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाता है। ऑक्सीजन जैसे ही कम होता है कि नहीं, तो इसे फैलने के लिए मौका मिल जाता है किसका? ब्लड को। तो ब्लड का जो साइज है ना, ब्लड में जो पार्टिकल्स हैं, ब्लड में जो कण है, लाल रक्त कण, उनका जो साइज है ना वो बढ़ जाता है। तो आप देखेंगे कि ऊंचाई पर जाने पर जो आरबीसी है उसके कण का जो साइज है ना वो बढ़ जाता है। और अगर आप सोते हैं ना, सोते समय तो थोड़ा सा स्लो पड़ जाता है, धीरे हो जाता है। लेकिन आप ऊंचाई पर जाएंगे तो वो क्या होता है कि उसका आकार बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इतनी बातें आप जाने किसके बारे में? इतनी बातें आप जान गए आरबीसी के बारे में। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में, व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसका नाम है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट इसे जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है। ल्यूकोसाइट से बनता है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया को बोलते हैं ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर। देखिए ब्लड कैंसर इससे और इससे संबंधित नहीं है, ब्लड कैंसर इसी से संबंधित है। ये हमारे शरीर में आप जानते होंगे बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसकी संख्या लगभग 10,000 होती है। कितनी होती है? 6 से 8,000 से दिया जाता है, लेकिन माना जाता है 10,000 तक होती है। तो 10,000 तक इसकी संख्या होती है डब्ल्यूबीसी की। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उसी को बोलते हैं ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर बोलते हैं। अब देखिए ल्यूकोसाइट इसी का नाम है, इसे याद रखिएगा। टेक्निकल नाम में इसे क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, इसी से बना है ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर। इसका आकार कोई फिक्स नहीं होता है, अनियमित आकार का होता है। ये किसी भी आकार का हो सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये अनियमित आकार का होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें केंद्रक पाया जाता है। आप यहाँ से इसे केंद्रक पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस जिसमें आरएनए डीएनए होता है वो इसमें पाया जाता है, केंद्रक इसमें पाया जाता है। हीमोग्लोबिन इसमें नहीं पाया जाता है। आप देख लीजिए हीमोग्लोबिन डब्ल्यूबीसी में जो श्वेत रक्त कण होता है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अगर इसमें भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो इसका भी रंग कैसा होता? लाल होता। लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे श्वेत रक्त कण कहते हैं। इसका कोई कलर नहीं है, श्वेत है। अब देखिए यहाँ पर संख्या जो है ना लगभग में 10,000 तक होती है। किसकी संख्या होती है 10,000 तक? तो ये डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है। जीवन काल इसका 1 से 4 दिन तक होता है। 1 से 4 दिन में ये मर जाता है, फिर से जन्म ले लेता है, फिर से मर जाता है, फिर से जन्म ले लेता है। मतलब डब्ल्यूबीसी की जो जीवन काल होती है वो देखेंगे आप 1 से 4 दिन का ही होता है। और इसका कितना होता है? 120 दिन का होता है। और इसका 1 से 4 दिन, 104 नहीं, 1 से लेकर के 4 दिन। देखिए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की अगर तुलना किया जाए रेशियो का, तो देखिए अगर 600 आरबीसी है, किसी भी रेशियो में ले लीजिए, लीटर में, बूंद में, जो भी है, तो अगर 600 आरबीसी है तो 1 होगा डब्ल्यूबीसी। मतलब 600 रेशियो 1 में होता है। इतना ज्यादा अगर आरबीसी रहेगा तो इतना रहेगा डब्ल्यूबीसी। इस रेशियो में रहते हैं। इनका काम क्या होता है? ये बहुत कम संख्या में होते हैं, सिपाही का काम करते हैं, शरीर में सिपाही का काम करते हैं, लड़ने का काम करते हैं। और इनका काम है शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा करना। कोई भी बीमारी अगर अटैक करती है आपके शरीर में तो सबसे पहले तैयार होता है कौन? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जिसका जितना मजबूत होता है उसमें देखेंगे
कि उसको बीमारी जल्दी नहीं होती है। तो मजबूत होने से मतलब कहने का है कि मजबूत होने का मतलब ये है कि प्रतिरक्षा प्रणाली आपका ज़्यादा सही है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली जो होता है उसके चलते WBC का मजबूत होना माना जाता है। तो WBC मजबूत है तो रोगों को शरीर से क्या करेगा, रोगों से बचाएगा शरीर को। अब इसका निर्माण कहाँ होता है? देखिए भाई, इसका निर्माण जो होता है वो श्वेत अस्थिमज्जा में होता है। जैसे बोन मैरो में ये भी हो रहा था, बोन मैरो में ये भी हो रहा था, लेकिन कभी कभी ये पलिहा में भी पैदा होता है, ये भी याद रखिएगा। और ये वाइट बोन मैरो में होता है और ये रेड बोन मैरो में होता है। जो लाल रक्त कण है वो रेड बोन मैरो में होता है, ये वाइट बोन मैरो में। इतनी बातें समझ गए आप। अब चलिए देखते हैं इसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को हिंदी में बोलते हैं बिम्बाणु। क्या बोलते हैं? बिम्बाणु। इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्य कार्य ही पूछा जाता है कि एक मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। इसका टेक्निकल नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। तो इसे जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट्स का जो अन्य नाम होता है वो क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। तो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये केवल स्तनधारी में या मनुष्य में ही पाया जाता है, उसके अलावा कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है इसे, और ये केवल स्तनधारी या मनुष्य में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, निर्माण कहाँ होता है इसका भी बोन मैरो में ही होता है, अस्थिमज्जा में ही इसका निर्माण होता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। मतलब कहने का यह है कि थ्रोम्बोसाइट इसका अन्य नाम है और ये केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। स्तनधारी जरूर याद रखिएगा। और निर्माण इसका कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में, बोन मैरो में होता है। कार्य क्या है भाई इसका? कार्य है इसका रक्त को थक्का बनाना। कार्य क्या है इसका? रक्त को थक्का बनाना। तो यही मेन है, यही VVI है, यही आता है कि प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? रक्त को थक्का बनाने में मदद करना या रक्त को थक्का बनाना। इंपॉर्टेंट है। आगे और भी प्रोटीन भी बहुत सारे मिलेंगे जो रक्त को थक्का बनाते हैं, और बहुत सारे मतलब विटामिन भी होता है जो थक्का बनाने में मदद करता है। तो आगे मैं बताऊंगा, आप अभी इतनी बातों को समझिए। अब यहाँ पे नोट में एक बात लिखा हुआ है कि फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन जो प्लाज्मा में पाई जाती है, इसका जो स्रोत है ना, ये कहाँ से निकलती है, कहाँ बनती है? तो देखिए, ये जो भी थ्रोम्बिन है, फाइब्रोनोजिन है, ये प्रोटीन सभी बनते हैं कहाँ पर? यकृत में, लीवर में बनते हैं। ये याद रखिएगा, लीवर में बनते हैं। तो फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन भी लीवर में बनता है और इसे प्लाज्मा में, ये प्लाज्मा में रहता है। प्लाज्मा से अगर निकाल लिया जाए तो शेष भाग को सीरम कहा जाता है। तो थ्रोम्बिन हो और फाइब्रोनोजिन हो, खास करके फाइब्रोनोजिन को अगर आप निकाल लीजिएगा प्लाज्मा से तो शेष भाग को क्या कहते हैं? सीरम कहा जाता है। तो इतनी बातों को ध्यान रखिए। आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में? तो ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे बनता है, क्या होता है इसमें। तो आगे हम लोग किसी का ब्लड A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, ये कहाँ से आ गया? किसी का ब्लड माना जाता है ऐसा कि AB पॉजिटिव है, O पॉजिटिव है, O निगेटिव है, ऐसे मान लीजिए ऐसा होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? RH फैक्टर क्या होता है? उन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।